नेपाल ने हासिल की बड़ी सफलता, रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किया समाप्त, WHO ने की पुष्टि। केरल में हुई ब्रेन ईटिंग अमीबा की पुष्टि, नेगलेरिया फाउलेरी को आमतौर पर कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा, मस्तिष्क को करता है प्रभावित। सुंदरवन में बढ़ी खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या, पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के मिले संकेत, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग ने जारी की रिपोर्ट। आदि कर्मयोगी अभियान की हुई शुरुआत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने की है नई पहल, जनजातीय समुदायों को मजबूत बनाने का काम करेगा यह अभियान। सफल रहा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण, एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, ओडिशा के चांदीपुर में किया गया इसका परीक्षण। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में पिछले वर्ष की तुलना में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए मगरमच्छों के जनसंख्या सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में बात करें तो यह विश्व के सभी जीवित सरीसृपों में सबसे बड़ा और भारी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकोडाइलस पोरोसस है। यह भारत के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और सुंदा क्षेत्र से लेकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी के आवासों और खारे आर्द्र भूमि का मूल निवासी है। गौरतलब है कि नर मगरमच्छ की औसत लंबाई 5 मीटर होती है और इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम होता है। वहीं मादा खारे पानी के मगरमच्छ की औसत लंबाई 3 मीटर से थोड़ी कम होती है और इसका वजन 100 किलोग्राम से कम होता है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व का गठन भारत सरकार द्वारा 1989 में किया गया था। इसे नवंबर 2001 में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त हुई थी। इस बायोस्फीयर रिजर्व में जलीय और स्थलीय वनस्पतियों और जीवों की अत्यंत समृद्ध विविधता है। सुंदरवन का अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक मत्स्य पालन केंद्र के रूप में कार्य करता है। हाल ही में असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नदी पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हो रहा है। इसकी वजह पौधों की 2 देशी प्रजातियां बॉम्बेक्स सीबा और लेगर स्टोमिया स्पेशियोसा हैं। जर्नल अर्थ में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। बता दें कि बॉम्बे सीबा और लेगर स्टोमिया स्पेशियोसा मुख्य रूप से घास के मैदानों पर आक्रमण करने वाली पादप प्रजातियां हैं। बॉम्बेक्स सीबा और लेगर स्टोमिया स्पेशियोसा अजार असम के मूल फूलदार वृक्ष हैं। ये वनस्पति प्रजातियां पूर्वी असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नदी पारिस्थितिक तंत्र को नया आकार दे रही हैं। वहीं डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। गौरतलब है कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तटीय और दलदली वन तथा आर्द्र सदाबहारी वन पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यह उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा दलदली जंगल है। इसके अलावा यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा अधिसूचित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। बता दें कि यह राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ सफेद पंखों वाली बत्तखों और जंगली घोड़ों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भारत ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV क्षमता के साथ आती है, यानी यह एक साथ 3 परमाणु वॉरहेड ले जाने और दागने में सक्षम है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसमें आधुनिक नेविगेशन, मार्गदर्शन, वॉरहेड और इंजन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। यह भारत की सबसे उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है और यह सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जानकारी के लिए बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित सामरिक हथियार है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। यह मिसाइल परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियार ले जा सकती है। इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे ग्राउंड बेस्ड साइलो, मोबाइल प्लेटफॉर्म, विमान, जहाज और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि नेपाल ने रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। रूबेला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जिसे अपने विशिष्ट लाल चकत्तों के कारण पहचाना जाता है। इसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। हालांकि खसरा और रूबेला 2 अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन दोनों में कुछ समान लक्षण होते हैं जैसे लाल चकत्ते,
यह रूबेला वायरस से होता है जो खसरे से अलग है और यह उतना संक्रामक नहीं होता है। रूबेला का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब कोई खांसता या छींकता है। यह गर्भवती महिला के भ्रूण में भी फैल सकता है और आप बिना लक्षण के भी संक्रमित हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में संक्रमण हल्के लक्षणों के साथ होता है या कभी कभी कोई लक्षण नहीं भी दिखाई देते। इसके मुख्य लक्षण धब्बेदार दाने होते हैं जो आमतौर पर चेहरे या कान के पीछे से शुरू होकर गर्दन और शरीर तक फैल जाते हैं। बता दें कि गर्भवती महिलाओं के लिए यह संक्रमण विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान संक्रमित होने पर भ्रूण में वायरल फैलने की 90% संभावना होती है, जिससे भ्रूण की मृत्यु या जन्मजात रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। रूबेला से बचाव के लिए खसरा कंठमाला रूबेला टीका सुरक्षित और प्रभावी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है। बता दें कि गोल्डन डोम एक अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली है जिसे अमेरिका को मिसाइलों के खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाली मिसाइलों का पता लगाना, उनकी ट्रैकिंग करना और उन्हें नष्ट करना है। इसके लिए यह उपग्रहों का एक विशाल नेटवर्क इस्तेमाल करेगा जो मिसाइलों को उनके प्रक्षेप पथ के हर चरण में ट्रैक करेगा। इस प्रणाली में अंतरिक्ष आधारित रडार और सेंसर का उपयोग किया जाएगा जिससे मिसाइलों का वास्तविक समय में पता लगाया जा सकेगा। इसका लक्ष्य लेजर तकनीक के माध्यम से मिसाइलों को उड़ते समय ही नष्ट करना है। गोल्डन डोम के घटक अमेरिका के मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लिए जाएंगे जिसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरियां, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, एजिस बैलिस्टिक और मिसाइल डिफेंस आदि शामिल होंगे। केरल के कोझिकोड जिले में 9 साल की एक बच्ची की मस्तिष्क संक्रमण प्राथमिक अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस से मौत हो गई है। यह मस्तिष्क संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी से हुआ था। बता दें कि नेग्लेरिया फाउलेरी को आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। गौरतलब है कि नेग्लेरिया फाउलेरी एक स्वतंत्र अमीबा है जो मीठे पानी और मिट्टी में पाया जाता है। यह श्वास के माध्यम से नाक में प्रवेश करता है और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा के 2 मुख्य जोखिम कारक हैं। ताजे पानी या धुएं के संपर्क में आना। अमीबा नाक के अंदर पहुंचने के बाद घ्राण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। यह मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट करता है और सूजन पैदा करता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के लक्षण आमतौर पर 2 से 15 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, उल्टी, मतिभ्रम, दौरे और गंध या स्वाद में बदलाव शामिल हैं। CDC के अनुसार आमतौर पर लक्षण शुरू होने के 5 दिनों के भीतर रोगी की मृत्यु हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्राथमिक अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस की मृत्यु दर लगभग 97% है। बता दें कि भारत में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला 1971 में सामने आया था। हाल ही में UNHRC ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिन्हें कथित तौर पर श्रीलंका पहुंचने पर इन शरणार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शरणार्थी एजेंसी है जिसका मकसद शरणार्थियों को जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों की सुरक्षा और सहायता करना है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसे उन लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता के लिए बनाया गया था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना घर छोड़ दिया था। इसका उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना है। एजेंसी शरणार्थियों के लिए स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण और पुनर्वास के प्रयासों को समन्वित करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून विशेष रूप से 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और उसके 1967 प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के अनुसार काम करती है। इन सिद्धांतों के तहत शरणार्थियों को उनके देश से निष्कासन या उत्पीड़न से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। जब शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस भेजा जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें सुरक्षित और स्वैच्छिक तरीके से लौटाया जाए। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया है। बता दें कि इस अभियान को दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय जमीनी स्तर के नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह अभियान सेवा, संकल्प और समर्पण पर जोर देता है। यह पहल जनजातीय गौरव वर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत समाधान उन्मुख रणनीति का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि आदि कर्मयोगी अभियान उत्तरदायी शासन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। इस अभियान को 20 लाख आदिवासी जमीनी कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय परिवर्तन नेताओं का एक कैडर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे और आदिवासी क्षेत्रों में सेवा विवरण को मजबूत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य गांव और समुदाय स्तर पर उत्तरदायी जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है। साथ ही राज्य से लेकर जिला, ब्लॉक और गांव स्तर तक बहुविभागीय शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं आयोजित करना है। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर विकास पहलों को लागू करने के लिए 550 जिलों में 20 लाख परिवर्तन लाने वाले नेताओं का नेटवर्क तैयार करना है। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, इसका गठन भारत सरकार द्वारा 1989 में किया गया था। दूसरा कथन है, इसे यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। तीसरा कथन है, यह ज्वारीय मैंग्रोव वन विभिन्न आकार और माप के द्वीपों का एक मोज़ेक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। मिसाइल अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV की क्षमता है। तीसरा, यह मिसाइल 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। रूबेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है। दूसरा, इसका वायरस खांसी और छींक के माध्यम से फैलता है। तीसरा, रूबेला का वायरस गर्भवती महिला से भ्रूण में नहीं फैल सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। गोल्डन डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे अमेरिका को मिसाइलों के खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, इस प्रणाली में केवल पैट्रियट मिसाइल बैटरियों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा, इसमें उपग्रहों का एक विशाल नेटवर्क मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की सुरक्षा और सहायता करना है। तीसरा, यह स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण और पुनर्वास के प्रयासों को समन्वित करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अंजा जिले में प्रस्तावित कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। इस परियोजना को THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर बनाई जाने वाली 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यह एक नदी प्रवाह परियोजना है जिसमें तालाब भी शामिल है। इस परियोजना के तहत एक ग्रेविटी बांध का निर्माण कराया जाएगा। हाल ही में राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। इससे पहले वो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 भी रह चुकी हैं। मणिका एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और चित्रकार हैं, जिनकी कला को ललित कला अकादमी और JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स ने मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत बिम्स्टेक सेवकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब वह नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बीते दिनों मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण महानगर के लिए पेयजल के प्रमुख स्रोतों में से एक विहार झील उफान पर आ गई है। एक मानव निर्मित जलाशय जो महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई के बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में मीठी नदी पर विहार गांव के पास स्थित है। इस झील का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिणी मुंबई के लोगों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 1856 से 1860 के बीच कराया गया था। इस झील को पवई कन्हेरी पहाड़ी श्रृंखलाओं से पानी मिलता है। बता दें कि यह सालसेट द्वीप समूह में मुंबई की सबसे बड़ी झील है। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS ज्योति संयुक्त नौसैन्य अभ्यास स्लेनेक्स 2025 में शामिल हुए। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसका पहला चरण कोलंबो में हार्बर चरण के साथ शुरू हुआ, जो 14 से 16 अगस्त 2025 तक चला है, जबकि इसके बाद दूसरा चरण 17 से 18 अगस्त तक समुद्री चरण का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों नौसेनाओं के विशेष बल शामिल थे। हाल ही में संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इसका उद्देश्य खनन को सतत बनाना और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों को पूरा करना है। विधेयक के तहत पट्टाधारक अपने खनिज पट्टे में नए खनिज जोड़ने के लिए राज्य सरकार से आवेदन कर सकते हैं बिना अतिरिक्त शुल्क के। इसमें लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का दायरा बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट बना दिया गया है।
हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने चेन्नई वन्यजीव प्रभाग के तहत मरीन एलिट फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके लिए 96 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह बल ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा और तटीय क्षेत्र में खतरों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, खासकर नीलंकरई और मरीना के बीच। यह समुद्री जानवरों के बचाव के लिए गश्त और प्रवर्तन करेगा। इसके परिणाम स्वरूप कछुओं की मृत्यु में कमी, अवैध शिकार पर नियंत्रण और बेहतर डेटा संग्रह की उम्मीद है। जरूरी सूचना। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।